नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। कक्षा 7 हिंदी विषय में हम फिर से मिल रहे हैं। इकाई 1 जो काव्य है बेटी, उसका हम आज स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि बेटी किस तरह पढ़ लिख कर तरक्की करेगी, दुनिया में उजियाला फैलाएगी, अपने स्वाभिमान और स्वनिर्भर बनेगी। इसी तरह आपने इस काव्य को भी अच्छी तरह से याद किया होगा। तो सभी अच्छी तरह से काव्य याद करना और चलो स्वाध्याय का अध्ययन करें। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो हम सबको पता है कि बेटी सहारा बनने के लिए वह पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक खुद बनाएगी, क्योंकि जब हम सहारा देने लायक होंगे तभी हम किसी का सहारा बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी दुनिया को मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी, अच्छी तरह से उसे समझेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमना और हवा को चूमना चाहती है। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी भी। इस तरह वह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी की तो बहुत सारी तमन्नाएं हैं, जैसे वह तारा बनना चाहती है, धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की भी है। वह तितली बनकर हवा को चूमना भी चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो दोनों पंक्तियां बहुत ही आसान हैं और मैंने आपको उनका भावार्थ भी बताया है। तो आप दोनों पंक्तियों को लिखेंगे और उसका भावार्थ नीचे लिखेंगे। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो पहला उदाहरण दिया है आपको सफल, तो उसका विलोम यानी कि विरोधी शब्द क्या होगा? असफल। तो आपको उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि पहला है, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। तो कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। उसी तरह आपको 5 और शब्द दिए हैं जिनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं विलोम शब्द देकर। जैसे पहला है आकाश, तो धरती। दूसरा है उजियारा, अंधियारा। इधर उधर, भलाई बुराई, पाना तो खोना। तो सबसे पहला है आकाश और धरती, तो उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? तो हम धरती पर रहते हैं। और आकाश का क्या होगा? आकाश पर पंछी उड़ते हैं। उसी तरह उजियारा और अंधियारा, सुबह उजियारा होता है, शाम को अंधियारा होता है। इधर उधर, आप इधर आइए, आप उधर मत जाइए। भलाई बुराई, संत सबके साथ भलाई का व्यवहार करते हैं। दुष्टों को दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता है। तो उसी तरह पाना और खोना, उसके वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए।
इसका आपको वचन परिवर्तन करना है, यानी कि एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन हो तो एक वचन। आपको एक उदाहरण दिया है, घोड़ा तो घोड़े। उसका वाक्य प्रयोग है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। आपको 4 और शब्द दिए गए हैं। पहला है मैं, बच्चे, खिलौना और खेत। मैं का वचन परिवर्तन होगा हम, बच्चे का बच्चा, खिलौना तो खिलौने, खेत तो उसका खेत ही होगा। तो उसका वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। जैसे कि मैं, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ। और दूसरा है हम, तो हम पढ़ना चाहते हैं। उसी तरह बच्चे, तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। तो उसी तरह आप दोनों शब्द के वाक्य प्रयोग आप खुद करेंगे, 3 और 4 के। आगे आपको है भाषा सज्जता, जिसमें आपको 5 वाक्य दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कैसा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट में हराया, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। हमें पता है संज्ञा जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई चीज़ का नाम हो, तो जब कोई ऐसा शब्द जो उसकी विशेषता बताता हो तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसीलिए ये यहाँ पर उसकी व्याख्या भी यही है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आज हम उसके प्रकार देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, कौवे का रंग काला होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, पानी गंधहीन होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो आप पर देख सकते हैं कि ऊपर आपको 8 वाक्य दिए गए हैं और एक शब्द के नीचे लाइन भी की हुई है। तो उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन और पूर्व इन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है। वो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि पहले ये कि हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो हमारे देश में लोग तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कैसे लोग ज़्यादा है? तो ईमानदार, तो ईमानदारी उसकी विशेषता है। उसी तरह तीसरा वाक्य है, कौवे का रंग काला होता है। तो कौवा है पर लेकिन उसकी विशेषता क्या है? तो उसका रंग काला है, तो वह काला होता है। उसी तरह पानी गंधहीन होता है, तो पानी तो बहुत जगह हम देखते हैं, लेकिन यह पानी कैसा है? गंधहीन। इसी तरह अंतिम है कि सूर्योदय होता है, लेकिन कहाँ से होता है? तो उसकी विशेषता है कि पूर्व दिशा से। तो इस तरह जिसे भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ऐसे बहुत सारे के आकार के रूप में, कभी रंग रूप में, कभी किसी के स्पर्श से, स्थान से, देश या काल से, गुण या दोष से, तो कई तरह से विशेषता बता सकते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह हमारा विशेषण का पहला प्रकार है। कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण, जिससे गुण की, आकार की, दोष की, दशा की, स्थान की कहीं भी जानकारी जो हमें मिलती है उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको पता चला ना कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। उसे तो इसका आपको पुस्तक में एक अभ्यास भी दिया गया है, छोटा सा। प्रश्न 1 के निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर चौरस जो बनाया हुआ है कोष्टक, उसमें लिखना है। जैसे कि सबसे पहला, वरदराज चतुर बालक था। तो वरदराज बालक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वह कैसा बालक है? चतुर। तो हम कोष्टक में क्या लिखेंगे? चतुर। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। यानी कि फूल बाजार जो है उसमें कौन से गुलाब? तो पीले रंग के। तो यहाँ उसकी विशेषता क्या है? पीले। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। मिर्च तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि उसका स्वाद कैसा है? तो स्वाद के आधार पर तीखा। तो हम कोष्टक में लिखेंगे तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। खाना तो शहरों में मिलता है, लेकिन कैसा खाना मिलता है शहरों में? तो उसकी विशेषता है पंजाबी। तो पंजाबी। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। तो दाग तो कई बार दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर कौन से कपड़ों में? तो सफ़ेद। सफ़ेद उसकी विशेषता है। तो आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इतना जानिए आपको पुस्तक में दिया गया है और आपको इसमें बताया गया है कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। जो उसकी 8 विशेषता है गुणवाचक विशेषण की, वह आप कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक सुंदर सा कोष्टक आपको दिया गया है। जैसे कि गुण और दोष की दृष्टि से हम विशेषण कैसे पहचान सकते हैं? तो उसमें ईमानदारी का गुण होगा, बुद्धिमान, कोई चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी, ऐसे आदि गुणों से हम उन विशेषणों को ढूंढ सकते हैं वाक्य में से। उसी तरह आकार के रूप में, तो आकार के रूप में गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना, तो आदि आकार के रूप में भी हम विशेषण पहचान सकते हैं। उसी तरह रंग रूप से, तो रंग के नाम जैसे कि सफ़ेद, सांवला, काला, पीला, गोरा, मेला, चमकीला, तो आदि रंग रूप होते हैं। स्पर्श से, तो जैसे कि हम किसी को स्पर्श करें तो किसी का कोमल होता है, किसी का कठोर होता है, किसी का खुरदरा, तो इस तरह चिकना, मुलायम आदि स्पर्श से भी हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है दशा या अवस्था, यानी कि कोई स्वस्थ होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई बीमार होता है, दुर्बल, रोगी, कोई बूढ़ा, युवान, तो ये सभी अवस्थाएं हैं हमारी। तो इनके आधार पर भी हम विशेषण ढूंढ सकते हैं गुणवाचक में। स्थान और देश काल में, तो जैसे ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी, तो यह सब स्थान और देश काल है। फिर स्वाद गंध, यानी कि किसी का स्वाद मीठा होता है, किसी का खट्टा, चटपटा, तो इसके आधार पर भी हम स्वाद गंध के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण ढूंढ सकते हैं। और 8वां है दिशा, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो इन आदि दिशाओं के आधार पर भी हम गुणवाचक विशेषण पहचान सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की 8 अवस्थाएं हैं। तो आपको यह 8 अवस्थाएं अच्छी तरह याद करनी है। उसके नीचे आपको 2 विशेषण दिए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो किसे कहते हैं यह हम देखेंगे। में आपको दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 5 वाक्य दिए गए हैं। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है।
उपयुक्त वाक्यों में आप देख सकते हैं कि 3, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों रेखांकित किए हुए शब्द जो है वह निश्चित रूप से संख्या का बोध कराते हैं। तो ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो इसकी व्याख्या होगी कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। विशेषण ब में आपको दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि संख्या का कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे कि कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो उपयुक्त वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कई, कुछ, ज़्यादा ये ऐसे शब्द हैं जिससे संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, यानी कि अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कि कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। किसने की वो नहीं पता कि दो ने की, 3 ने की, 5 ने, 50 ने, पर कई यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी। तो इसीलिए जहाँ जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित, जिसमें संख्या का निश्चित बोध होता हो, जैसे कि 3, 4, 5, आधा, पौना, तो इस तरह वो निश्चित संख्या है। लेकिन जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता तो उसे हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। उसके पीछे आपको इतना जानिए कोष्टक दिया है जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार के होते हैं, उनके अन्य भेद आपको बताए गए हैं। वो 5 प्रकार के हो सकते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक। पूर्णांक बोध में यानी कि संख्या होती है 1, 3, 9, 1000 आदि संख्याएं। फिर अपूर्णांक बोध में जैसे कि आधा, पाव, पौना, 1.5, 2.5 ऐसी संख्याएं होती है, यानी कि लीटर में। क्रमवाचक में क्रम होता है, पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 11वां, तो ये क्रम होता है। आवृत्ति में जैसे कि दुगुना, चौगुना, इकरा, दोहरा, चौहरा, तो ये सब आवृत्तिवाचक संख्याएं हैं। फिर समूह में तो यानी कि समूह का बोध होता है कि दोनों, तीनों, चारों आदि समूह का बोध होता हो वह समूहवाचक कहलाते हैं। प्रश्न 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि किसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं और किसे अनिश्चित वाक्य। तो आपको 10 शब्द दिए हैं, उसमें से निश्चित और अनिश्चित वाचक विशेषण अलग लिखकर आप उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। योग्य विस्तार में आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त करनी है और उनके बारे में, उनका जन्म, उनका बाल्यकाल, शिक्षा, जिस क्षेत्र में योगदान दिया है उसका विवरण लिखना है। जैसे कि कल्पना चावला, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में। फिर उनकी शिक्षा कैसी रही थी? तो आरंभिक शिक्षा मांडल टाउन करनाल में टैगोर विद्यालय से प्राप्त की थी। फिर इंजीनियरिंग शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की थी। बाद में अमेरिका गए, फिर टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc की डिग्री हासिल की और फिर उनकी योगदान यानी कि क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वह गई थी तो वह अंतरिक्ष यात्री थी, तो वो उनके बारे में लिखना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में पहुंचकर वह विश्व की प्रथम महिला बनी। फिर फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्षयान धरती पर लौट रहा था और तभी उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह आप 2-3 नारियों की जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में लिखेंगे।
फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ दी गई है जो सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस काव्य के आधार पर आपको 4 या 5 प्रश्न भी बनाने हैं और उसे नोट में लिखने भी है। जैसे कि पहला कि वह किसके साथ पढ़ती और खेलती थी, तो वह नाना के संग पढ़ती और खेलती थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन कौन थी, तो बरछी डाल कृपाल कटारी वह उसकी सहेली थी। तो इस प्रकार आपको 4 या 5 प्रश्न बनाकर अपनी नोट में लिखने हैं। तो अच्छी तरह से आपको इस काव्य का समझ में आ गया होगा। तो जो कार्य आपको दिया गया है वह अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में अपनी नोट में लिखेंगे और उसका अध्ययन भी अच्छी तरह से करेंगे। गृह कार्य में स्वाध्याय के प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 लिखने हैं और भाषा सज्जता संपूर्ण अच्छी तरह से समझकर आपको अपनी नोट में लिखनी है। यदि उसका विभाग अलग किया हो तो उसमें लिखे या इकाई पूर्ण होने के बाद आप इकाई में ही नीचे लिख सकते हैं। अस्तु।